So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our social science class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स। और इसमें फर्स्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने कई सारे केसेस देखे कि किस तरीके से राइट होना बहुत ही जरूरी है। राइट होना बहुत ही जरूरी है। और कल के वीडियो में सेकंड वीडियो जो हमारा रहा उसमें हमने डिस्कस किया कि आखिर राइट होती क्या है, राइट्स होती क्या है। एक रीजनेबल क्लेम होना चाहिए, वो सोसाइटी जो है उसको क्या करनी, सोसाइटी उसको क्या करे, मीनिंग दे, और उसके बाद लॉ उसको सैंक्शन करे, तब हमारा क्लेम राइट में चेंज हो जाता है। उसके बाद हम लोग अपने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में जो अपनी फंडामेंटल राइट्स है 6 टाइप्स की, उसमें हम लोगों ने अपना फर्स्ट राइट टू इक्वालिटी हम लोगों ने देखी थी। आज हम लोग अपने उस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। तो जल्दी से हम आ जाते हैं अपनी पीपीटी पर और देख लेते हैं कि आज हमको अपने इस थर्ड वीडियो में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो ये रहा अपना चैप्टर नंबर 5, डेमोक्रेटिक राइट्स। तो राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने राइट टू इक्वालिटी कवर कर लिया है। आज हम लोग 3 राइट के बारे में देखेंगे, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये 3 फंडामेंटल राइट आज कवर करने चल रही हैं। और जो भी रिमेनिंग टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस हो जाएगा। तो जल्दी से आ जाते हैं अपनी हम लोग एनसीईआरटी पर। भाई साहब बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के, जिससे सारी सब कुछ समझ में आ जाए आपको, क्योंकि यही सब चीजें हैं जो एग्जाम में आएंगी, जो आपके एग्जाम में आएंगी। इन्हीं के बीच में से कोई क्वेश्चन बना करके दे देगा। तो ये ध्यान से नहीं देखोगे और सोचोगे कि एक्सरसाइज के भरोसे हम रहेंगे, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसी को रट लेंगे, तो भाई साहब फिर मजा नहीं आ पाएगा। ठीक है, हर बार सोशल साइंस हम नहीं पढ़ाते थे, लेकिन इस बार इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि जो भी अंदर की चीजें हैं, जो भी अंदर के छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं, वही चीज एमएल कॉन्वेंट का जो पेपर बनाते हैं तो वही आ जाता है। तो इस वजह से पूरी कंसंट्रेशन से वीडियो को देखिए, जो भी अंदर हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं समझिए, नहीं समझ में आता है तो शाम को पूछ लीजिए। ठीक है, चलते हैं राइट टू फ्रीडम अपने टॉपिक पर। फ्रीडम मीन्स absence of constraints. In practical life, it means absence of interference in our affairs by others, be it other individuals or the government. कह रहे हैं फ्रीडम क्या होती है, अगर बेड़ियां जो होती हैं, जो हथकड़ी होती हैं, अगर उसका अब्सेंस है, वो प्रेजेंस में नहीं है, वो अब्सेंट है, तो उसी को हम फ्रीडम कहेंगे। मतलब हम जो चीज चाहते हैं वो हम कर सके, वही है क्या, फ्रीडम। प्रैक्टिकल लाइफ में कह रहे हैं कि हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमारे मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करता है, हमारे मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करता है, इंटरफेयर नहीं कर रहा है, दखलंदाजी नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो फ्रीडम है। भले ही वह कोई आदमी इंटरफेयर कर रहा हो, भले ही वह गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही हो, तो अगर कोई भी इंटरफेयर हमारे निजी जिंदगी में नहीं करता तो वो हमारी क्या है, फ्रीडम है। We want to live in society, but we want to be free. We want to do things in the way we want to do them. Others should not dictate us what we should do. So under the Indian Constitution, all the citizens have the right to. तो भाई साहब हम लोग एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं कि हम सोसाइटी में तो रहें, हम चाचा दादा ताऊ नाना नानी सबके आसपास तो रहें, लेकिन कोई हमें डिक्टेट ना करे, कोई हमसे ये ना कहे कि ये करो वो करो। हम अपनी मर्जी के मालिक होना चाहते हैं। ठीक है, यही तो फ्रीडम है कि हम जितना मन कहे मोबाइल चलाएं, जितना मन कहे पबजी खेलें, ठीक है, जितना मन कहे होमवर्क ना करें, कोई दखलंदाजी करने वाला ना हो। यही तो फ्रीडम चाहते हैं, ये तुम भी फ्रीडम चाहते हो। लेकिन फ्रीडम तुम्हारी क्या कर जाती है, कॉन्स्टेंट कर जाती है। फ्रीडम तुम्हारी तुमसे छीन ली जाती है अगर अपनी फ्रीडम का गलत यूज करते हो, तब होती है ऐसी बात। तो यहां पे वही बात कह रहे हैं कि फ्रीडम हम चाहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ फ्रीडम प्रोवाइड करता है, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिट्स अभी तय कर देंगे ये लोग। जैसे है फर्स्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये जितने भी फ्रीडम
के ये सब टॉपिक हैं, ठीक है, राइट टू फ्रीडम के जितने भी सब टॉपिक हैं इसको वन बाय वन यहां डिस्कस भी किया गया है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें बोलने की आजादी और अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की आजादी है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस पर किसी का कोई रोक टोक नहीं है अपने इंडिया में। असेंबली इन अ पीसफुल मैनर, हम एकत्रित हो सकते हैं, हम अपने जो हमारे विचारधारा वाले लोग हैं वो सब एक जगह बैठ करके कुछ बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है पीसफुली, ये नहीं कि वहां पर बम बारूद और गोले लगने लग जाए, बम बारूद गोले। फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, हमें आजादी है कि हम कोई पार्टी बना सकते हैं, ठीक है, हम कोई पार्टी बना सकते हैं। तो देखो इंडिया में कितने टाइप्स की पार्टी है, नेशनल पार्टी है, रीजनल पार्टी है और बहुत सारी लोकल पार्टीज भी हैं, ठीक है। मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, हमें पूरे देश में, अपने पूरे देश में फ्रीली घूमने की आजादी है, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कहीं पर भी हमें ठहरने की, कहीं पर भी हमें ठहरने की क्या है, आजादी है। हम कहीं पे जाएं, असम जाएं, गुजरात जाएं, कश्मीर जाएं, कहीं पर भी जाएं, हम वहां पर रह सकते हैं, ठीक है, कुछ पैसे वगैरह दे करके, रेंट वगैरह दे करके रह सकते हैं। लास्ट है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, हमें कोई भी ऑक्यूपेशन करने की आजादी है, ठीक है, हमें ऑक्यूपेशन करने की, हमें कोई भी प्रोफेशन चुनने की, हमें कोई बिजनेस करने की क्या है, पूरी तरीके से फ्रीडम है, कोई किसी का उस पर रोक टोक नहीं है। तो ये हैं अपने राइट टू फ्रीडम में कुल मिलाकर के 6 सब टॉपिक। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल इन अ पीसफुल मैनर, फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, और लास्ट है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ठीक है। You should remember that every citizen has a right to all these freedoms. That means you cannot exercise your freedom in such a way, in such a manner that violate other right to freedom. लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना है, जो ये 6 राइट्स बताए हैं ये ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारी राइट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी राइट है, ये अपने इंडिया में जितने भी नागरिक हैं उन सबकी राइट है। तो भाई साहब हमें अपने राइट्स का उपयोग करना चाहिए, यूज करना चाहिए, लेकिन इस तरीके से यूज ना करिए कि सामने वाले की राइट में आप इंटरफेयर करने लग जाइए। यहीं पे लिखा है योर फ्रीडम शुड नॉट कॉज पब्लिक न्यूसेंस और डिसऑर्डर, यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग विच इंजर्स नो वन एल्स, फ्रीडम इज नॉट अनलिमिटेड लाइसेंस टू डू व्हाट वन वांट्स। कह रहे हैं आपकी राइट इतनी ही है कि उससे कोई सामने वाला इंजर्ड ना हो जाए, ठीक है, इंजर्ड हो गया तो आपकी राइट फिर आपसे छीनी जाएगी, फिर आपको प्रिजन में डाला जाएगा, ऐसी भी बात है, ठीक है। ये नहीं कि राइट का हम अंधाधुंध इस्तेमाल करने लगे, लाइसेंस हमें मिल गया कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। Accordingly, the government can impose certain reasonable restrictions on our freedom in the larger interest of the society. अगर देखा जाएगा कि हमारे अंदर कुछ ऐसी प्रवृत्ति आ रही है, कुछ ऐसे हमारे एक्ट हैं जो कि सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, तो फिर सोसाइटी के इंटरेस्ट में उस सब्जेक्ट को, उस पर्सन को जेल में डाल दिया जाएगा, उस पर्सन को पनिशमेंट दी जाएगी, देखा जाएगा कि सोसाइटी का इंटरेस्ट किसमें है। तो इसीलिए क्रिमिनल्स जो होते हैं भाई साहब वो हैं तो नागरिक ही देश के, लेकिन उनके एक्ट इस प्रकार के हैं कि वो और सोसाइटी के जितने मेंबर्स हैं उनको नुकसान पहुंचा रहा है वो बंदा, तो उसको क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे, उसको पनिशमेंट दी जाएगी और जरूरत पड़ी तो फांसी तक की सजा दी जाएगी। तो इस तरीके का काम होता है। अब एक एक करके यहां पर जो इस सब टॉपिक है उसको एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी है, मतलब आप कुछ अपना व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं सामने वाले को। इज वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ एनी डेमोक्रेसी, आवर आइडियाज एंड पर्सनैलिटी डेवलप ओनली व्हेन वी आर एबल टू फ्रीली कम्युनिकेट विद अदर्स। कह रहे हैं हमारी पर्सनैलिटी तभी डेवलप होती है, तभी अच्छे से डेवलप होती है जब हमें आजादी हो कि हमारे मन में जो कुछ भी चल रहा हो वो हम क्या करें, सामने वाले को बता सकें, सामने वाले को एक्सप्रेस कर सकें।
You may think differently from others. Even if 100 people think in one way, you should have the freedom to think differently and express your views accordingly. ठीक है, ये डेमोक्रेसी में ही देखने को मिलता है कि अगर 100 लोगों की जनसंख्या है और वो किसी बात पर उनके विचार एक जैसे हैं, ठीक है, 100 लोगों की जनसंख्या है, उनके विचार एक जैसे हैं, वो एक तरफ वोट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको भी उस 100 लोगों के हाँ में हाँ मिलानी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहता है कि आप उनसे अलग हट करके अपनी बात रख सकते हैं, अपने व्यूज, अपने थॉट रख सकते हैं। तो यही है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। You may disagree with the policy of government or activities of an association. You are free to criticize the government or the activities of the association in your conversation with parent, friend and relatives. कह रहे हैं गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी, गवर्नमेंट की कोई एक्टिविटीज, अब किसी एसोसिएशन की कोई एक्टिविटीज आपको पसंद में नहीं आ रही है, उनकी जो पॉलिसी है उसमें आपको कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, तो आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। उस क्रिटिसाइज करने में आप किससे बात कर सकते हैं, तो हर लोगों से बात कर सकते हैं। कन्वर्सेशन पेरेंट्स से कर सकते हैं, अपने दोस्तों से कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हो तो उस पर अपने व्यूज डाल सकते हैं, कई करोड़ों लोग देखेंगे उसको। ठीक है, तो ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री ना होती तो गवर्नमेंट के खिलाफ आप एक शब्द नहीं बोल सकते थे। एक शब्द जैसे बोलते घर पे पुलिस आ जाती और कहती चलो बच्चा अब जेल में अपनी बातें रखना, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। यू मे पब्लिसाइज योर व्यूज थ्रू अ पैम्फलेट, मैगजीन और न्यूज़पेपर। यू कैन डू इट थ्रू पेंटिंग, पोएट्री और सॉन्ग। कह रहे हैं आप किसी भी माध्यम से एक्सप्रेस कर सकते हैं, सॉन्ग बना सकते हैं, पोएट्री लिख सकते हैं, पेंटिंग में दर्शा सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी किस तरीके से गलत है सही है, न्यूज़पेपर मैगजीन में कुछ भी आर्टिकल छाप सकते हैं। However, you cannot use this freedom to instigate violence against other. लेकिन ध्यान रखना है कि आपके किसी भी आपकी आजादी तो है, फ्री टू स्पीक हैं, लेकिन आपकी बातों से ऐसा ना हो कि दंगा फैल जाए। अगर दंगा फैला तब तो भाई साहब आपकी राइट्स छीनी जाए, फिर दिक्कत बनेगी। ठीक है, तो आप फ्री हैं सब कुछ करने के लिए, लेकिन उससे पब्लिक में वायलेंस नहीं होना चाहिए, पब्लिक में नफरत नहीं फैलनी चाहिए, तब आप कुछ भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। यू कैन नॉट यूज इट टू इंसाइट पीपल टू रिबेल अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो इन सब का बात का ध्यान रखना है कि आप फ्री टू स्पीक हैं, लेकिन अपने स्पीच का सही इस्तेमाल करना है। Neither can you use it to defame others by saying false and mean things that cause damage to a person's reputation. इस बात का भी ध्यान रखना है, किसी को ऐसे शब्द नहीं बोल देना है कि उसकी इमेज डाउन हो जाए, डिफेम हो जाए। वो तो मानहानि का एक केस होता है, वो लगा देता है मानहानि का केस कि इसने हम पर गलत इंफॉर्मेशन सोसाइटी में दी है। ठीक है, ये जो लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, एक दूसरे पर डिफेमेशन का केस लगाते रहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है किसी के रेपुटेशन को, ठीक है, वो मान लीजिए सही है और आपने उसको गलत वाक्य प्रयोग कर दिया है उसके लिए, तो डिफेमेशन का केस भी लग सकता है। तो इसलिए आप फ्री टू स्पीक हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन सही ही बोलना है हमें। सिटीजन्स हैव द फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग्स, प्रोसेशंस, रैलीज एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑन एनी इशू। अब सेकंड अपना जो फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है, वो ये है कि हमें मीटिंग्स को होल्ड करने का, प्रोसेशंस का, रैलीज का, जो जुलूस होते हैं, रैलियां होती हैं, इन सब का हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं किसी भी इशू पर। जैसे यहां पर इन्होंने लिखा है हमारी मांगे पूरी करो। ये कुछ जनता है, इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं, तो इस सरकार के खिलाफ निकले हैं और सरकार से कह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। They may want to discuss a problem, exchange ideas, mobilize public support to a cause, or seek votes for a candidate or party in an election. तो ये जो प्रोसेशन, रैलीज निकलती है, ये अपने आइडियाज को एक्सचेंज करने के लिए, या फिर जब कैंडिडेट निकलते हैं, जैसे जो वोट्स, जो मतलब चुनाव में प्रत्याशी खड़े होते हैं, वो वोट मांगने के लिए भी प्रोसीजन निकालते हैं, रैलियां निकालते हैं कि हमें वोट दे दीजिए, हम अच्छे अच्छे काम करेंगे। और भी बहुत सारे
मीटिंग्स होते हैं जिसमें ये लोग सरकार से कुछ मांग करते हैं या लोगों को अपने विचार बताते हैं। तो ये इसलिए इंडियन के सिटीजन क्या है, फ्री हैं। आप कहीं भी मीटिंग कर सकते हैं, आप कोई भी प्रोसीजन रैलीज निकाल सकते हैं, बट सच मीटिंग्स हैव टू बी पीसफुल। लेकिन ध्यान रखना है पीसफुल होनी चाहिए मीटिंग, वहां पे कुछ भी लड़ाई झगड़ा दंगा वगैरह नहीं होना चाहिए। दे शुड नॉट लीड टू पब्लिक डिसऑर्डर और ब्रीच ऑफ पीस इन सोसाइटी। Those who participate in these activities and meeting should not carry weapons with them। ध्यान रखना है कि हाथ में कोई किसी भी प्रकार का वेपन्स नहीं होना चाहिए। यदि वेपन्स पाया गया तो इसका मतलब आप करने तो जा रहे थे मीटिंग, लेकिन वहां पर कुछ और ही होने वाला था। तो इसलिए फिर वहां पर फिर पुलिस एक्शन में आएगी, फिर गवर्नमेंट एक्शन में आएगी और फिर आपके साथ गलत सलूक किया जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि मीटिंग करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन वेपन्स को घर में छोड़ के आइए, वेपन्स को साथ में नहीं ले आना है। Citizens also can form association. For example, workers in a factory can form a workers union to promote their interest। कह रहे हैं कुछ लोग अपने यूनियन भी बनाते हैं, जैसे वर्कर्स का यूनियन होता है, ठीक है। कई सारी मूवीज में देखोगे, अगर मूवीज देखे होगे पुराने जमाने की, तो उसमें क्या रहता है, जो वर्कर्स को सही वेज नहीं दिया जाता है, सही पैसे उनको नहीं मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना यूनियन बनाते हैं और उस फैक्ट्री मालिक के क्या करते हैं, रैलियां करते हैं, प्रोसीजर निकालते हैं और कहते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, हमको कम वेज मिल रहा है और ज्यादा वेजेस दो। Some people in a town may come together to form an association to campaign against corruption or pollution। करप्शन के खिलाफ या पोल्यूशन के खिलाफ लोग क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं और रैलियां निकालते हैं कि करप्शन बंद होना चाहिए, हमें ऐसी कुछ पॉलिसी लानी चाहिए कि पोल्यूशन कम से कम हो। तो इस तरीके की रैलियां, प्रोसीजर निकालने की हमें पूरी तरीके से आजादी है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पूरी तरीके से आजादी है कि हम मीटिंग कर सकते हैं, हम प्रोसीजर रैली निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है पीसफुली होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा दंगे नहीं होना चाहिए, वेपन्स साथ नहीं लेके आना है। तीसरा है कि एज सिटीजन्स वी हैव द फ्रीडम टू ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। कह रहे हैं हम जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं भारत देश के, हमें क्या है, आजादी है पूरे देश में कहीं पर भी भ्रमण करने की, कहीं पर भी घूमने की, कहीं पर भी कोई रोक टोक नहीं होगी। वी आर फ्री टू reside and settle in any part of the territory of India। Let us say a person who belongs to the state of Assam wants to start a business in Hyderabad। He may not have any connection with that city, he may not have even seen it ever, yet as a citizen of India he has a right to set up base there। तो कह रहे हैं कि हमें टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का जितना भूभाग है, इंडिया की बाउंड्री के अंदर हमें कहीं पर भी घूमने फिरने की आजादी है। यहां पे एक एग्जांपल ये कि एक पर्सन है जो कि असम स्टेट में रहता है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है हैदराबाद में। तो हैदराबाद में उसे उसका किसी से कोई लिंक नहीं है, कोई रिश्तेदार नातेदार उनका हैदराबाद में नहीं रहता है, फिर भी वो अपना बिजनेस का जो सेटअप है वो वहां पर लगा सकता है। वहां पे जमीन पहले खरीदेगा या फिर रेंट पे लेगा कुछ दिन, उसके बाद वहां पे अपने काम धंधा शुरू कर सकता है। दिस राइट अलाउज lakhs ऑफ पीपल टू माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स एंड फ्रॉम पुअर रीजन्स ऑफ द कंट्रीज टू प्रॉस्परस रीजन्स एंड बिग सिटीज। तो इस राइट का इस्तेमाल करते हुए जो गांव में गरीब लोग रहते हैं, ठीक है, गांव में उतना क्या कहते हैं रोजगार नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, शहर की तरफ भागते हैं। तो इस राइट का इस्तेमाल करके ही, इस राइट का इस्तेमाल करके ही वो क्या कर सकते हैं, अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, अपनी जिंदगी को और बेहतर करते हैं। द सेम फ्रीडम एक्सटेंड्स टू चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। नो वन कैन फोर्स यू टू डू और नॉट टू डू अ सर्टेन जॉब। ठीक है, कह रहे हैं कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है, आपको फ्रीडम है कि आप कोई भी ऑक्यूपेशन चुन सकते हैं, कोई भी बिजनेस चुन सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई फोर्स करने वाला नहीं है। वुमेन कैन नॉट बी टोल्ड दैट सम काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशन आर नॉट फॉर देम। वुमेन से ऐसा नहीं कहना है कि भाई साहब ये वाला काम आपके लिए नहीं है, ये आप नहीं कर पाएंगी, तो ऐसा नहीं है। पहले उन्हें काम दीजिए और यदि वो उस काम को नहीं कर पा रही है तब उनसे कहिए कि आप रहने दीजिए, किसी और से हम करा लेंगे, क्योंकि आप क्या है, आपका एक बिजनेस है, प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस है, तो वहां पर वेलफेयर काम तो चलेगा नहीं। लेकिन वुमेन से डायरेक्टली ऐसा कह देना कि आपके लिए ये काम नहीं है, तो ये उनके राइट के खिलाफ है। पीपल फ्रॉम डिप्राइव्ड कास्ट
कैन नॉट बी केप्ट टू दियर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। क्या लिखा है? पीपल फ्रॉम डिप्राइव्ड कास्ट कैन नॉट बी केप्ट टू दियर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। ऐसे लोग जो डिप्राइव्ड कास्ट के लोग हैं, मतलब जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपना ऑक्यूपेशन चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम उनसे कहेंगे नहीं, जो आपका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है वही करो, अब आगे आगे का काम धंधा नहीं, तो ऐसा नहीं है। वो जो भी चाहें, उनके पुरखे लोग कुछ भी करते थे, लेकिन अब वो नया बिजनेस करना चाहते हैं तो वो फ्री हैं। ठीक है, The Constitution says that no person can be deprived of his life or personal liberty. कह रहे हैं व्यक्ति पूरी तरीके से स्वतंत्र है, पूरी तरीके से स्वतंत्र है अपनी जिंदगी को लेकर के, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कह रहे हैं कुछ चीजों को छोड़ करके जो कि लॉ के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश है, पर्सन अपनी जिंदगी को किसी भी तरीके से मतलब पर्सन क्या है, बिल्कुल आजाद है। ठीक है, बस उसने कोई क्राइम ना किया हो, वो किसी मामले में संदिग्ध ना हो, बस तो वो अपनी जिंदगी कैसे भी जी सकता है। इट मीन्स दैट नो पर्सन कैन बी किल्ड अनलेस द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड अ डेथ सेंटेंस। कह रहे हैं कोई भी पर्सन को किल नहीं कर सकते, मार नहीं सकते हैं, जब तक कि कोर्ट ने उसको डेथ सेंटेंस ना दी हो, फांसी की सजा ना दी गई हो। इट ऑल्सो मीन्स दैट अ गवर्नमेंट और पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट और डिटेन एनी सिटीजन अनलेस ही हैज प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन। और ये भी बात है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि पुलिस किसी को भी जबरन नहीं पकड़ सकती है। पुलिस के पास पर्याप्त क्या होने चाहिए, सबूत होने चाहिए उस पर्सन के खिलाफ, तब उसको अरेस्ट करके जेल में डाल सकती है, ऐसे नहीं। इवन व्हेन दे डू दे हैव टू फॉलो सम प्रोसीजर्स। और मान लीजिए उसने कुछ गलत काम किया ही है और पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है, तब पर भी उसको अपनी लाइफ को बचाने के लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। वो क्या क्या हैं? A person who is arrested and detained in custody will have to be informed of the reason for such arrest and detention. किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है, कस्टडी में रखा गया है, तो उसे बताना होगा, उस पर्सन को बताना होगा, जिस पर्सन को आप कस्टडी में रखे हैं, उस पर्सन को बताइए कि आपने गलती क्या की है, किस जुर्म में आपको हथकड़ी पहनाई गई है और जेल में डाला गया है। दूसरा, अ पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद अ पीरियड ऑफ 24 आवर ऑफ अरेस्ट। 24 घंटे के भीतर ही, जिस समय आपने उसको हथकड़ी पहनाई है, उससे 24 घंटे के भीतर आपको क्या करना पड़ेगा, उस वहां के नजदीकी जो मजिस्ट्रेट हैं, उनको आपको उसके सामने रखना होगा और मजिस्ट्रेट उनसे इंट्रोगेशन करेगा। ठीक है, 24 घंटे के अंदर। ध्यान रखना, इसमें उसको ले आने और ले जाने का जो समय है, कहीं से मान लीजिए किसी प्लेस से उस पर्सन को पकड़ा गया, ठीक है, तो वहां से ले आकर के जेल में रखा गया, तो ये बीच का जो समय है वो काउंट नहीं होता है, जब उसको जेल में रखा जाएगा तब से समय काउंट होता है। ठीक है, सच अ पर्सन हैज अ राइट टू कंसल्ट अ लॉयर और इंगेज अ लॉयर फॉर हिज डिफेंस। अब उस पर्सन को एक लॉयर भी मिलता है, वो लॉयर से अपनी बात कहलवा सकता है, उसने क्या गलती की है, कितनी गलती की है, तो इसका प्रॉपर क्या होता है, मुकदमा चलता है। लेट अस रिकॉल द केसेस ऑफ गुआंटानामो बे। लेट अस recall the cases of Guantanamo Bay and Kosovo. The victims in both these cases faced a threat to the most basic of all liberties. जितनी हम लोगों ने लिबर्टीज यहाँ पे अभी तक डिस्कस की है, उसमें हम देख रहे हैं कि गुआंटानामो बे की बात करें चाहे कोसावो की बात करें, तो दोनों में ये जितने भी बेसिक्स हैं लिबर्टी के, वो इन विक्टिम्स को नहीं मिले हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब आती है अपनी तीसरी राइट। पहला हम लोगों ने देखा राइट टू इक्वालिटी और दूसरा देखा राइट टू फ्रीडम, उसमें कई सारे पार्ट्स। अब आती है अपनी तीसरी राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है शोषण करना। ठीक है, क्या होता है शोषण, अच्छे तरीके से यहां समझते हैं। वंस द राइट टू लिबर्टी एंड इक्वालिटी इज ग्रांटेड, इट फॉलोज दैट एवरी सिटीजन हैज अ राइट नॉट टू बी एक्सप्लॉयटेड। कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया और समानता का अधिकार, इक्वालिटी का अधिकार दे दिया,
लेकिन अब जरूरी है कि जो हमें अधिकार मिले हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो शोषित हो जाएं, कोई हमें हमारा शोषण करे। Yet the constitution makers thought it was necessary to write down certain clear provisions to prevent exploitation of the weaker sections of the society. अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने सोचा कि हमें कुछ ऐसा भी लिख देना होगा, हमें कुछ यहां पर ऐसा भी लिखना होगा जिससे लोग सबके पास राइट्स आ गई, राइट टू फ्रीडम आ गया, राइट टू इक्वालिटी आ गया, तो ऐसा ना हो कि जो वीकर सेक्शन हो उसका लोग एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दें, उसका शोषण करना शुरू कर दें। The Constitution mentions 3 specific evils and declares these illegal. कह रहे हैं इसमें 3 evils मतलब राक्षस होता है, तो 3 evils की बात किए हैं जिसको इलीगल ठहराया गया है। फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। पहला जो एविल है वो है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन जो मानव का व्यापार होता है, ठीक है, मानव का व्यापार होता है उसको बंद करना। ट्रैफिक हेयर मींस सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स को खरीदा जाना या बेचा जाना ये बिल्कुल बंद होगा। यूजुअली वुमेन फॉर इमोरल पर्पजेस, और मेनली वुमेन को ऐसे सेलिंग और बाई किया जाता था पहले, तो उसको बिल्कुल बंद किया जाएगा, वो एक क्राइम के कैटेगरी में आएगा। सेकेंड, आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स फोर्स लेबर और बिगर इन एनी फॉर्म। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स्ड लेबर कि आपको जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, बेगर बनाया जा रहा है, भिखारी बनाया जा रहा है, तो जबरदस्ती, ध्यान रखना, जबरदस्ती, अपने मन से कोई भिखारी बन रहा है तो उसकी इच्छा है, उसकी फ्रीडम है, लेकिन जबरदस्ती किसी को भिखारी बनाया गया है तो वो फिर क्राइम है। बेगर इज अ प्रैक्टिस वेयर द वर्कर इज फोर्स्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द मास्टर फ्री ऑफ चार्ज और एट अ नॉमिनल रेम्यूनरेशन। ठीक है, ये बेगर है या फिर फोर्स्ड लेबर, किसको हम कहेंगे, ऐसे वर्कर को जो कि मास्टर को फ्री में सर्विस दे रहा है, किसी को फ्री में सर्विस दे रहा है या फिर बहुत थोड़े पैसे, जितनी वो मेहनत कर रहा है उतने उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो ये सब क्राइम में आएगा। When this practice takes place on a lifelong basis, it is called the practice of bonded labor. Bonded मतलब होता है बंधुआ और लेबर मतलब होता है मजदूर, बंधुआ मजदूर, मतलब आप उनको रख लिए हैं और उनसे जम के काम रहे हैं और उनको पैसे के नाम पर बहुत ही कम दे रहे हैं, उनको जो प्रॉफिट मिल रहा है बहुत ही कम मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो दो चीजें हैं, ठीक है, यहां पर बात की ना, 3 एविल्स के बारे में बात किए हैं, 3। तो पहले वाले में ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग में ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग होती है, मानव का व्यापार होता है, सेलिंग और बाइंग होता है, उसको बंद करना है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि फोर्स्ड लेबर और बेगर इनको बंद करना है। तीसरा, फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर, जो बच्चों को मजदूर बना दिया जाता है, ठीक है, उसको भी बंद करना है। No one can employ a child below the age of 14 to work in any factory or mine or in any other hazardous work such as railway and ports. तो चाइल्ड लेबर की बात करें तो चाइल्ड लेबर हम उनको कहेंगे जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और काम कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कुछ बच्चे अपनी इच्छा से काम करते हैं क्योंकि उनके घर पे अब कोई है नहीं, माता पिता में से मान लीजिए कि पिताजी की डेथ हो गई है और माताजी बीमार हैं और वो काम कर रहा है, अपनी इच्छा से काम कर रहा है, तब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो घर में खाने पीने के लिए चीजें आ ही नहीं पाएंगी। ठीक है, तो वो अलग केस हो गया। लेकिन जबरदस्ती काम करा रहे हैं उनके माता पिता, तब उन पर केस हो सकता है। ठीक है, तब उन पर केस हो सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है कि 14 साल के नीचे जो बच्चे हैं उनको पढ़ने लिखने का भी अधिकार है, अभी पढ़ाई लिखाई करें, मौज मस्ती करें। ठीक है, अभी से जिम्मेदारी के तले दब ना जाए। Using this as a basis, many laws have been made to prohibit children from working in industries such as बीड़ी मेकिंग, firecracker and matches, printing and dyeing. तो जितनी भी हैजार्डस फैक्ट्रीज वगैरह हैं उसमें तो किसी भी तरीके से इनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ठीक है, जितने भी हैजार्डस वर्क हैं जहां पर जान का बहुत ज़्यादा खतरा है या फिर वहां पे रह रहे हैं तो लिविंग कंडीशन बहुत ही खराब हो जाती है, माइनिंग वगैरह में इनको नहीं भेजना चाहिए, ये सब क्राइम के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन को हम लोगों ने देखा कि कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। अब अपना आज का लास्ट टॉपिक
ये एक्टिविटी वगैरह बीच में जितनी चीजें हैं, ये भाई साहब आ गए हैं जो 3 बाल वाले हैं, ठीक है, तो इनको पढ़ लेना भाई साहब और कुछ इनके आंसर रेडी रखना। अब आगे आते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आज का अपना लास्ट टॉपिक, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है, मतलब धर्म की स्वतंत्रता है। राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज वेल, ठीक है। इन दिस केस टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वेरी particular to state it clearly. You have already read in chapter 2 that India is a secular state. Most people in India, like anywhere else in a world, follow different religions. तो कह रहे हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या है, हमें धर्म की स्वतंत्रता है कि हम जिस भी रिलीजन को अच्छा मानते हो उसमें हमें जाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। और जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 2 में डिस्कस किया कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट मतलब होता है कि सभी धर्म को मानने वाला कंट्री, ऐसा स्टेट जो कि सभी धर्म को मानता हो, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल फॉर इट, तो वो क्या होता है, सेकुलर स्टेट होता है। और इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, यहां पर कई प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। सम may not believe in any religion. Secularism is based on the idea that the state is concerned only with relations among human beings and not with the relation between human beings and God. तो ये सेकुलरिज्म की यहाँ पे डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लो क्योंकि पूछा जाता है कि व्हाट इज सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म किस पर बेस्ड है, तो सेकुलरिज्म बेस्ड है कि स्टेट कंसर्न होगा ह्यूमन बीइंग से, वो किस जाति का है, किस धर्म का है, इसको ध्यान में ना रखते हुए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसको ह्यूमन बीइंग दिखाई देगा, इंसान दिखाई देगा। और उसके क्या रिलेशन है, उसके कौन गॉड हैं, वो किसकी पूजा करता है, अर्चना करता है, किसको मानता है, किसमें श्रद्धा रखता है, ये सब बातें वो स्टेट नहीं जानेगा, तो उसी को हम कहेंगे सेकुलरिज्म। अ सेकुलर स्टेट इज वन दैट डज नॉट एस्टैब्लिश एनी वन रिलीजन एज ऑफिशियल रिलीजन. Indian secularism practices an attitude of a principled and equal distance from all religion. किसी भी एक धर्म की तरफ उस गवर्नमेंट का, उस स्टेट का झुकाव नहीं होना चाहिए, वो सभी धर्म को क्या माने, एक जैसा माने। और इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो सभी धर्म से समान दूरी रखता है, मतलब जितने भी धर्म हैं उनसे क्या रहेगा, इक्वल डिस्टेंस रखेगा, सभी धर्म को बढ़ने का, फलने फूलने का क्या करेगा, मौका देगा। द स्टेट हैज टू बी न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल इन डीलिंग विद ऑल रिलीजन. स्टेट जो होगा वो पूरी तरीके से न्यूट्रल होगा और हर रिलीजन के प्रति क्या होगा, इम्पार्शियल होगा, किसी के प्रति पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए. एवरी पर्सन हैज राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट द रिलीजन. सभी पर्सन के पास, जितने भी पर्सन हैं इंडिया में, सभी को राइट है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, अपने धर्म की बातें लोगों को बताएं. ही और शी बिलीव्स इन, जिसमें वो विश्वास रखते हो, जिसकी आइडियोलॉजी उनको पसंद आती है. Every religious group or sect is free to manage its religious affairs. A right to propagate one's religion, however, does not mean that a person has right to compel another person to convert into his religion by means of force, fraud, inducement or allurement. कह रहे हैं कि हमें पूर्णतः आजादी है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, ठीक है, कहीं पर भी जाकर अपने धर्म की बातें लोगों को बताएं, अच्छी अच्छी बातें, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हमें दूसरे धर्म वालों को जबरदस्ती अपने धर्म में कन्वर्ट नहीं कराना है कि भाई साहब देखिए हमारा धर्म बहुत ही अच्छा है, तुम्हारा धर्म बहुत ही खराब है, ऐसा करो कि तुम हमारे धर्म में आ जाओ. फोर्सली काम नहीं कराना है, अपनी अच्छी अच्छी बातें लोगों को बतानी है. अगर उनका झुकाव होता है, अगर उनको अच्छा लगता है, तब वो फ्रीली आ सकते हैं, क्योंकि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने आजादी दी है कि आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं. लेकिन फोर्सफुली या फ्रॉड आप उनसे कर रहे हैं, उनको गलत गलत बातें बता करके अपने धर्म में ले आए, तो फिर वो गलत हो जाएगा, फिर वो क्राइम है. ऑफ कोर्स अ पर्सन इज फ्री टू चेंज रिलीजन ऑन हिज और हर ओन विल. Freedom to practice religion does not mean that a person can do whatever he wants in the name of religion. लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, धर्म के नाम पर कुछ भी करने की आजादी नहीं है.
For example, one cannot sacrifice animal or human beings as offerings to supernatural forces or gods. इस बात का ध्यान रखना है कि धर्म के नाम पर किसी भी एनिमल की सैक्रिफाइस या ह्यूमन बींग्स की सैक्रिफाइस ये सब नहीं करना है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, रिलीजन का नाम लेते हैं, कहते हैं ये तो हमारे धर्म ने कहा है। तो भाई साहब, धर्म ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, तो इसलिए धर्म के नाम पर कुछ भी करने की आजादी नहीं है, वो फिर क्राइम में आता है। Religious practices which treat women as inferior or those that infringe women's freedom are not allowed. कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस ऐसी जिसमें वुमेन को इंफीरियर बताया जा रहा है, वुमेन की आजादी, वुमेन की फ्रीडम को इन्फ्रिंज किया जा रहा है, उसको छीना जा रहा है, तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, वन कैन नॉट फोर्स अ विडो टू शेव हेड और वियर व्हाइट क्लॉथ्स। ठीक है, जैसे हिंदूज में पहले हुआ करता था कि जो विधवा हो जाती थी, जिसके पति खत्म हो जाते थे, उसके बाल को मुड़वा दिया जाता था और उसको व्हाइट क्लॉथ्स पहनने के लिए मजबूर किया जाता था, फोर्स किया जाता था। वो अपनी मर्जी से पहन रही है तो भाई साहब उसकी वो अपने जिम्मेदारी से पहन रही है, ठीक है, लेकिन उसका मन है रंगीन साड़ी पहनने का और हमने कह दिया नहीं, तुमको सिर्फ और सिर्फ व्हाइट क्लॉथ पहनना है, तो ये गलत है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ सुथरे शब्दों में मेंशन किया है कि आप किसी को भी इस तरीके से फोर्सफुली काम नहीं करा सकते हैं। रिलीजन के नाम पर वुमेन को किसी भी तरीके से आप प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, किसी को भी, नॉट वुमेन। A secular state is one that does not confer any privilege or favor on any particular religion, nor does it punish or discriminate against people on the basis of religion they follow. ठीक है, जो सेकुलर स्टेट होता है वो किसी भी रिलीजन को बहुत ज्यादा फेवर भी नहीं देगा, ना उसके अगेंस्ट रहेगा, और इस मामले पर उसको पनिश नहीं करेगा कि वो किसी विशेष धर्म से आता है, इस वजह से उसको पनिशमेंट ज्यादा मिलेगी। ठीक है, धर्म ए से हो तो पनिशमेंट कम है, धर्म बी से हो तो पनिशमेंट ज्यादा मिलेगी, ऐसा कुछ भी एक सेकुलर स्टेट नहीं करेगा। थस द गवर्नमेंट कैन नॉट कंपेल एनी पर्सन टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो गवर्नमेंट किसी को कंपेल नहीं करेगी, गवर्नमेंट किसी को कंपेल नहीं करेगी कि आप क्या करिए, किसी रिलीजियस एक्टिविटीज के कुछ टैक्स दीजिए, उसके प्रमोशन के लिए कुछ अपने दान दक्षिणा दीजिए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करेगी, किसी को कंपेल नहीं करेगी। देयर शैल बी नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा किसी भी रिलीजन को लेकर के। इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज्ड बाय प्राइवेट बॉडीज, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और टू अटेंड एनी रिलीजियस वर्शिप। जैसे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स, उनकी कुछ अलग मान लीजिए आइडियोलॉजी है, वो किसी विशेष धर्म को मान रहे हैं, तो वो सभी को कंपेल नहीं कर सकते कि आप इस पूजा पद्धति को मानिए ही मानिए। ठीक है, क्योंकि उनका प्राइवेट स्कूल है तो कंपेल नहीं कर सकते हैं। उनकी इच्छा है, किसी बच्चे की इच्छा है उस रिलीजियस एक्टिविटीज में शामिल होना चाहता है, तब ठीक है, लेकिन आप कंपेल करिए कि नहीं, रिलीजियस वर्शिप में शामिल ही होना है। फिर स्कूल के खिलाफ फिर जांच बैठती है कि ये कैसा स्कूल चला रहे हैं जहां पे एजुकेशन कम और रिलीजियस लोगों को, मतलब उनके मन में रिलीजन के प्रति क्या कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। तो ये सब चीजें फिर बंद करवाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस तरीके से हम लोग का जो आज का 3 टॉपिक था, 3 टाइप्स ऑफ राइट्स थे, हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से उसको डिस्कस कर लिया। तो तुम्हारा काम आ जाता है, तो काम ये रहेगा कि जितना हमने पढ़ा दिया है, आज जो 3 टॉपिक पढ़ाए हैं उसकी अच्छे से रीडिंग कर लेना, एक्सप्लेनेशन की रिकॉर्डिंग कर लेना। कहीं भी कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन है दिमाग में कोई भी, क्योंकि यू आर फ्री टू स्पीक एंड एक्सप्रेस योर व्यूज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कहीं भी दिक्कत है, कहीं भी कंफ्यूजन लग रहा है, तब हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, यू आर फ्री। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।